नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के आइडियाज में गोता लगा रहे हैं। रिच हैंसन की बुद्ध का मस्तिष्क, खुशी, प्रेम और विवेक का व्यवहारिक तंत्रिका विज्ञान। रिचर्ड मेंडियस इसके सहलेखक हैं। हाँ, काफी चर्चित किताब है। हाँ, और हमारे पास इसके कुछ सारांश है जो इसके मुख्य विचारों को बताते हैं। जी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये ध्यान, मतलब माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, करुणा, ये जो हजारों साल पुरानी प्रैक्टिसेस है ना, हाँ। जो हमें शायद थोड़ी रहस्यमयी भी लगे कि ये असल में हमारे दिमाग पर, हमारे ब्रेन पर कैसे काम करती हैं। क्या ये सचमुच हमारे सोचने, महसूस करने का तरीका बदल सकती है? न्यूरो साइंस और बौद्ध फिलॉसफी दोनों मिलकर इस बारे में क्या कहते हैं, बस यही आज की हमारी खोज है। मकसद है ये जानना कि कैसे हम ज्यादा टिकाऊ खुशी, ज्यादा भावनात्मक मजबूती और वो जो कहते हैं ना मन की शांति, वो पा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी विषय है आजकल। इस किताब का जो सबसे बुनियादी आइडिया है वो ही अपने आप में बड़ा जबरदस्त है। हाँ। मन मस्तिष्क को आकार देता है। बिल्कुल। माइंड शेप्स द ब्रेन। सोचिए इस बारे में, हम अक्सर सुनते हैं ना कि बुरे अनुभव, तनाव, डर ये हमारे दिमाग पर असर डालते हैं, उसे एक तरह से नेगेटिविटी के लिए तैयार कर देते हैं। हाँ, ये तो हम सब महसूस करते हैं। पर किताब कहती है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच है। मतलब अगर हम जानबूझकर पॉजिटिव मानसिक अभ्यासों को अपनाएं, जैसे शांति, खुशी, करुणा पर ध्यान देना, तो हम अपने दिमाग को सचमुच रीवायर कर सकते हैं, उसे बेहतर चीजों के लिए ढाल सकते हैं एक तरह से। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई अपने दिमागी हार्डवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे दिमाग की बनावट से। किताब बताती है कि हमारा दिमाग कोई एक चीज नहीं है, बल्कि कई परतों में बना है। जैसे कोई पुराना शहर हो जिसके नीचे और पुराने शहर हो। अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो सबसे पुराने हिस्से हैं, जिन्हें कभी कभी रेप्टिलियन और अर्ली मैमेलियन ब्रेन कहते हैं, इनका मुख्य काम था हमें खतरों से बचाना। सोचिए, हमारे पूर्वजों के समय में जंगल में कोई आवाज हुई, तुरंत रिएक्शन देना होता था, लड़ो या भागो। तो ये सिस्टम खतरों के प्रति सुपर सेंसिटिव, मतलब बहुत ज्यादा सतर्क रहने के लिए बना। उस वक्त तो ये जरूरी था। बिल्कुल, उस जमाने में जिंदा रहने के लिए ये एकदम जरूरी था। लेकिन आज की दुनिया तो उस जंगल से बहुत अलग है ना? बिल्कुल, और यही मुश्किल शुरू होती है। वो पुराना अलार्म सिस्टम आज भी हमारे अंदर है, लेकिन अब खतरे बदल गए हैं। हाँ, अब शेर पीछे नहीं है। हाँ, शेर पीछे नहीं है, पर शायद ऑफिस की डेडलाइन है या ट्रैफिक जैम है या सोशल मीडिया पर कोई बहस छिड़ी है। हमारा दिमाग अक्सर इन चीजों को भी वो पुराने जमाने के खतरों की तरह ही लेता है। अच्छा। और नतीजा लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, चिंता, बेचैनी। किताब का एक बड़ा लक्ष्य यही है कि हम इन पुरानी गहरी बैठी आदतों को अपने दिमाग के ज्यादा विकसित हिस्से, मतलब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसके साथ बैलेंस कैसे करें। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ, यही है जो हमें तर्क करने, प्लान बनाने, सहानुभूति महसूस करने और खुद के बारे में जागरूक होने की ताकत देता है। तो चुनौती है इन दोनों पुरानी बचाव प्रणाली और नई समझदारी वाली प्रणाली, इनके बीच एक तालमेल बिठाना। अच्छा, तो ये हुई दिमाग की पुरानी वायरिंग की बात, जो हमें खतरों के लिए ज्यादा अलर्ट रखती है। पर दिलचस्प ये है कि किताब कहती है हम इसे बदल सकते हैं। हाँ। और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है जिसे वो कहते हैं अच्छाई को आत्मसात करना, या टेकिंग इन द गुड। ये क्या है? इसकी जरूरत क्यों है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसा हमने अभी बात की, हमारा दिमाग डिफॉल्ट रूप से, मतलब अपने आप ही, नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, नेगेटिविटी बायस। बिल्कुल, उसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। हजारों साल पहले ये हमें जिंदा रखने में मदद करता था। एक बार कोई जहरीला फल चख लिया तो उसे हमेशा याद रखना जरूरी था, भले ही 100 बार मीठे फल खाए हों। सही बात है। लेकिन आज ये हमें बेवजह दुखी या चिंतित रख सकता है। हम अच्छी चीजों को आसानी से भूल जाते हैं और बुरी बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत होता है। कोई तारीफ करे तो शायद थोड़ी देर याद रहे, पर कोई बुरा बोल दे तो दिनों तक घूमता रहता है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल। इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए हैंसन एक बहुत ही सरल 4 कदमों वाला तरीका बताते हैं। हील, हैव, एंजॉय, ऑब्जर्व, लिंक। हील? हाँ। अच्छा। पहला, किसी अच्छे अनुभव को पहचाने। हैव, ये कुछ भी हो सकता है, सूरज की धूप, किसी दोस्त की मुस्कान, एक कप अच्छी चाय का स्वाद, कुछ भी छोटा सा। दूसरा, उस अनुभव का सचमुच आनंद लें, एंजॉय करें, उसे महसूस करें, अपने शरीर में उसकी फीलिंग पे ध्यान दें,
उसे थोड़ा रुकने दें, शायद 10-20 सेकंड के लिए। हम्म। मतलब उसे बस गुजरने ना दें, हाँ। उसे पकड़ें। तीसरा, उसे आत्मसात करें, एब्जॉर्ब करें। कल्पना करें कि वो अनुभव आपके अंदर जा रहा है, जैसे पानी स्पंज में सोख लिया जाता है, आपके मन और शरीर का हिस्सा बन रहा है। और चौथा, ये ऑप्शनल है, अगर चाहें तो इस अच्छी भावना को किसी पुरानी दुखद या नेगेटिव याद से जोड़ें, लिंक करें, ताकि ये पॉजिटिव भावना उस नेगेटिविटी को धीरे धीरे कमजोर कर सके या बैलेंस कर सके। वाह, ये सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, पर क्या सचमुच बस इतना करने से फर्क पड़ता है? हाँ, और यही इसकी खूबी है। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला विचार नहीं है, ये असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर आधारित है। अच्छा, हाँ, जब हम जानबूझकर पॉजिटिव अनुभवों पर ध्यान देते हैं और उन्हें महसूस करते हैं, तो हम उन न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं जो खुशी और शांति से जुड़े हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा इस्तेमाल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग का बदलना? हाँ, कि हमारा दिमाग अनुभवों के आधार पर बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। हर बार जब आप अच्छाई को आत्मसात करते हैं, आप सचमुच अपने दिमाग को थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा पॉजिटिविटी, ज्यादा लचीलेपन के लिए रीवायर कर रहे होते हैं। तो ये रोज की कुछ सेकंड की इन्वेस्टमेंट है? बिल्कुल, रोजाना कुछ सेकंड का निवेश है जो लंबे समय में बड़ा बदलाव ला सकता है। कमाल है। मतलब हम सचमुच अपने रोज के छोटे छोटे अच्छे पलों का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, किताब वेलबींग के लिए एक फ्रेमवर्क भी देती है ना? 3 मुख्य गुणों की बात करती है। हाँ बिल्कुल, किताब अपनी सलाह को 3 जरूरी पिलर्स, 3 स्तंभों के आसपास बुनती है। पहला है खुशी, हैप्पीनेस, या जिसे हम वेलबींग कह सकते हैं। दूसरा है प्रेम यानी लव, जिसमें करुणा और दूसरों से जुड़ाव शामिल है। ठीक है। और तीसरा है विवेक यानी विजडम, जिसमें सजगता यानी माइंडफुलनेस और गहरी समझ शामिल है। किताब का तर्क है कि इन तीनों को विकसित करके हम एक संतुलित और भरपूर जीवन जी सकते हैं। और इन्हें विकसित कैसे किया जाए? क्या इसके लिए भी कुछ तरीके हैं? बिल्कुल, हर एक के लिए किताब प्रैक्टिकल रास्ते सुझाती है। जैसे खुशी के लिए जोर इस बात पर है कि हम अपने नर्वस सिस्टम को शांत करना सीखें। आजकल की भागदौड़ में हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम अक्सर हाई अलर्ट पर रहता है। हाँ, वो तो है। तो इसे शांत करने के तरीके जैसे गहरी सांस लेना, तनाव कम करने वाली एक्टिविटीज और माइंडफुलनेस मतलब वर्तमान पल में बिना जज किए ध्यान देना, ये सब संतोष और शांति की भावना बढ़ाते हैं। और कृतज्ञता भी? हाँ, कृतज्ञता यानी शुक्रगुजारी का अभ्यास भी खुशी बढ़ाने में बहुत कारगर माना गया है। फिर प्रेम और करुणा को बढ़ाने के लिए प्रेम कृपा ध्यान या मेट्टा मेडिटेशन का जिक्र है। मेट्टा मेडिटेशन? हाँ, इसमें हम अपने और दूसरों के लिए भलाई और दया की भावनाएं विकसित करते हैं। सहानुभूति का अभ्यास करना मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना और ये महसूस करना कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये सब हमारे दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं जो बॉन्डिंग, देखभाल और सोशल कनेक्शन से जुड़े हैं। अच्छा, ये दिमागी लेवल पर भी असर करता है? हाँ, ये सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं बल्कि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को भी प्रभावित करता है। और तीसरा था विवेक। और विवेक ये सजगता या माइंडफुलनेस से गहरा जुड़ा है। यानी अभी इस पल में क्या हो रहा है, इसे बिना किसी लाग लपेट के देखना। इसमें यह समझना भी शामिल है कि चीजों से बहुत ज्यादा चिपकना या मोह रखना, जिसे अटैचमेंट कहते हैं, हाँ, अटैचमेंट, वो दुख का कारण बन सकता है। किताब कहती है कि जब हम चीजों को जैसी हैं वैसी स्वीकार करना सीखते हैं और ये समझते हैं कि हमारा स्वयं या मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि लगातार बदलता रहता है, तो हमें ज्यादा भावनात्मक आजादी मिलती है। आपने मोह छोड़ना या डिटैचमेंट की बात की। कई बार लोगों को लगता है इसका मतलब है कि किसी चीज की परवाह ही ना करना, एकदम उदासीन हो जाना। क्या किताब इसे ऐसे ही देखती है? नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। किताब के कॉन्टेक्स्ट में मोह छोड़ने का मतलब उदासीनता बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपनी खुशी या मन की शांति को बाहरी चीजों, लोगों या नतीजों से बहुत कसकर ना बांधना। अच्छा। आप अब भी चीजों की परवाह कर सकते हैं, लक्ष्य रख सकते हैं, रिश्तों को महत्व दे सकते हैं, लेकिन आपकी जो अंदरूनी स्थिरता है वो उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होती। हाँ। अगर चीजें आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो तो आप निराश हो सकते हैं पर बिखरते नहीं। ये एक तरह की इमोशनल स्ट्रेंथ देता है। समझ गई। तो ये खुशी, प्रेम और विवेक, इन तीनों को साधने के लिए ध्यान या मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल लगता है, जैसा आपने बताया। किताब ध्यान को कैसे देखती है? क्या ये कोई मिस्टीरियस चीज है? किताब ध्यान को बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं मानती, बल्कि वो इसे एक तरह का मानसिक व्यायाम बताती है।
मेंटल वर्कआउट। दिमाग के लिए जिम, वाह, ये सुनने में अच्छा लगा। हाँ, जैसे हम अपने शरीर की मसल्स को मजबूत करने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही ध्यान हमारे दिमाग के मानसिक मसल्स को ट्रेन करने का तरीका है। तो ये मानसिक कसरत दिमाग पर क्या असर डालती है? असर काफी गहरा हो सकता है। रेगुलर मेडिटेशन का अभ्यास हमारे दिमाग में उपयोगी न्यूरल पाथवेज को सचमुच मजबूत कर सकता है। कई स्टडीज ने दिखाया है कि लंबे समय तक ध्यान करने वालों के दिमाग के कुछ हिस्सों में ग्रे मैटर की मात्रा बढ़ सकती है। ग्रे मैटर? हाँ, ग्रे मैटर दिमाग का वो हिस्सा होता है जहां ज्यादातर प्रोसेसिंग होती है, सोचना, महसूस करना, याद रखना। खास तौर पर ध्यान, एकाग्रता, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े एरियाज में बदलाव देखे गए हैं। अच्छा, ये फिर से न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक और जबरदस्त सबूत है। हम अपने इरादे और अभ्यास से अपने दिमाग की बनावट को बदल सकते हैं। ये तो कमाल की बात है। लेकिन वापस उस पाषाण युग के दिमाग पर आते हैं। हम जानते हैं कि उसमें नेगेटिविटी, डर और गुस्से की तरफ झुकाव है। हाँ, वो डिफॉल्ट सेटिंग। हाँ, क्या किताब इस पुराने दुश्मन से निपटने के लिए भी कुछ हथियार देती है? हाँ, बिल्कुल। किताब सिर्फ अच्छी चीजें बनाने पर ही जोर नहीं देती, बल्कि मुश्किल भावनाओं और विचारों से निपटना भी सिखाती है। इसमें कई टेक्निक्स हैं। एक है भावनाओं को नाम देना, नेमिंग इमोशंस। भावनाओं को नाम देना? हाँ, जब आप कुछ महसूस कर रहे होते हैं, मान लीजिए गुस्सा या डर, तो रुककर बस उसे पहचानना और मन में कहना, हाँ ये गुस्सा है या मुझे डर लग रहा है। अच्छा। ऐसा करने से दिमाग का जो इमोशनल हिस्सा है, एमिगडाला, जो हाई अलर्ट पर होता है, वो थोड़ा शांत होता है और सोचने समझने वाला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो एक्टिवेट हो जाता है। आपको अपनी भावना पर थोड़ी पकड़ महसूस होती है। सिर्फ नाम देने भर से? हाँ, अक्सर सिर्फ नाम देने भर से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। दूसरी तकनीक है ध्यान बदलना, शिफ्टिंग अटेंशन। जब नेगेटिव विचार या भावनाएं बहुत हावी हो रही हों, तो जानबूझकर अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाना, अपनी सांसों पर, आसपास की आवाजों पर या किसी अच्छी याद पर। यह उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है। सही है। और तीसरा, जिसका जिक्र पहले भी आया, सांस का इस्तेमाल करना। गहरी, धीमी और लयबद्ध सांसें लेना हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला? हाँ, बिल्कुल, रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। यानी ये शरीर की स्ट्रेस प्रतिक्रिया को सीधे तौर पर कम करता है। ये तकनीकें डर, चिंता, गुस्सा और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सोचने, मतलब ओवर थिंकिंग, उसको मैनेज करने में बहुत मददगार हो सकती हैं। ये सब बहुत प्रैक्टिकल लग रहा है। एक और बात जो मुझे किताब के बारे में इंटरेस्टिंग लगी, वो ये है कि ये बौद्ध मनोविज्ञान पर आधारित होते हुए भी किसी खास धर्म या आस्था वाले लोगों तक ही सीमित नहीं है। हाँ, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ने की कोशिश करती है। हाँ, और मेरे ख्याल से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये प्राचीन ज्ञान जो हजारों सालों के आत्मनिरीक्षण और अनुभव पर आधारित है, उसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस की खोजों के साथ मिलाती है। किताब दिखाती है कि ध्यान, करुणा, सजगता जैसी जो तकनीकें सदियों से आध्यात्मिक मानी जाती रही हैं, उनका दिमाग की संरचना और कामकाज पर सचमुच मापने योग्य, मतलब मेजरेबल असर होता है। हाँ, एफएमआरआई स्टडीज वगैरह। बिल्कुल, एफएमआरआई जैसी तकनीकों से हम देख सकते हैं कि कैसे ध्यान करने से दिमाग के कौन से हिस्से एक्टिवेट होते हैं या बदलते हैं। तो ये एक तरह से प्राचीन बुद्धिमत्ता को साइंटिफिक वैलिडेशन मिलने जैसा है। बिल्कुल, ये दर्शाता है कि मन को ट्रेन करने के ये तरीके सिर्फ विश्वास की बात नहीं है, इनके पीछे ठोस वैज्ञानिक आधार भी है। ये विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक पुल बनाता है, जिससे दोनों क्षेत्रों में रुचि रखने वाले लोग इससे जुड़ सकते हैं। सही है। ये दिखाता है कि इंसान की भलाई के लिए दोनों का संगम कितना पावरफुल हो सकता है। तो अगर हम इस सारी चर्चा का सार निकालें, तो मुख्य संदेश क्या है? इन सब बातों का मतलब क्या है हमारे लिए? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली संदेश ये है कि हम अपने दिमाग और मन की स्थिति के रहमो करम पर नहीं हैं। हम सिर्फ अपनी भावनाओं और विचारों के शिकार नहीं हैं। हमारे पास सक्रिय रूप से, मतलब प्रोएक्टिवली, अपने अंदर की दुनिया को शेप देने की क्षमता है। हाँ, ये बहुत पावरफुल बात है। हाँ, हम जानबूझकर अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो ज्यादा शांत, ज्यादा खुश, ज्यादा करुणामय और ज्यादा लचीला बने। और ये सिर्फ कोई अच्छी लगने वाली बातें नहीं है, बल्कि इसके लिए ठोस तरीके हैं, जैसे हमने अच्छाई को आत्मसात करने या ध्यान के बारे में बात की। बिल्कुल, ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी नहीं है। किताब हमें प्रैक्टिकल सबूतों पर आधारित एविडेंस बेस्ड टूल्स देती है, जिनका इस्तेमाल हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इमोशनल बैलेंस पाने, अपने रिश्ते सुधारने और एक गहरी, स्थायी आंतरिक शांति डेवलप करने के लिए कर सकते हैं।
संक्षेप में कहें तो किताब का सार ये है कि आत्मज्ञान या कम से कम एक ज्यादा खुशहाल, ज्यादा दयालु, ज्यादा जागरूक जीवन सिर्फ कोई दूर का आध्यात्मिक सपना नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरोलॉजिकल हकीकत बन सकता है, जैसे हम खुद बना सकते हैं। राइट। ये उन सभी के लिए बेहद उपयोगी है जो मनोविज्ञान, ध्यान, सेल्फ हेल्प, न्यूरोसाइंस या बौद्ध धर्म में जरा भी रुचि रखते हैं। ये हमें अपनी खुशी और मानसिक शांति की बागडोर अपने हाथों में लेने का हौसला और तरीका देता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है वो ये है कि हमारे अंदर ही वो शक्ति मौजूद है जिससे हम पॉजिटिव मानसिक अवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं और सचमुच अपने दिमाग को बदल सकते हैं। हाँ, ये शक्ति हमारे अंदर है। और इसके लिए हमारे पास ऐसे तरीके हैं जो हजारों साल पुराने ज्ञान और आज के विज्ञान दोनों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये प्राचीन प्रथाएं, जिन्हें शायद कभी अवैज्ञानिक माना जाता था, हमारे दिमाग की संरचना और कार्य प्रणाली को इस तरह बदल सकती हैं जिसे हम आज माप सकते हैं, हाँ, तो मन, शरीर और शायद जिसे हम आत्मा कहते हैं, इनके इस कॉम्प्लेक्स संगम पर और कौन सी अनछुई, अप्रयुक्त क्षमताएं छिपी हो सकती हैं? ऐसी कौन सी संभावनाएं हैं जो बस वैज्ञानिक खोज का इंतजार कर रही हैं? ये एक बड़ा और रोमांचक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।